डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ स्टेलियो है और मैं अर्जेंटीना में रहता हूँ। मेरा काम फॉरेस्ट रेंजर का है और मैं जंगलों में जाकर लोगों की जान बचाता हूँ। मैंने इन जंगलों में ऐसी चीज़ें देखी हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करता। यहाँ पर मेरा सामना भेड़ियों से हो चुका है। ऐसे भेड़िए जो बहुत ही विशाल थे। बड़े बड़े सांपों से सामना हो चुका है और नर भेड़ियों से भी मेरा सामना हो चुका है। मैं ऐसे जानवरों का सामना भी कर चुका हूँ जो आधे इंसान थे और आधे जानवर। इसी के साथ मुझे यहाँ प्रेतों का सामना भी करना पड़ता है। ये शायद दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगल हैं। यहाँ पर जो भी आता है यहीं पर फंस कर रह जाता है और मेरा काम है लोगों को बचाना। मैं हमेशा इन जंगलों के अंदर जाता हूँ और लोगों को बचा कर आता हूँ। मैं शायद जान चुका हूँ कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं, किसका सामना कैसे करना है और कैसे नहीं। इस बार भी मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था। दो लड़के इस जंगल के अंदर तो गए लेकिन बाहर कभी नहीं आए। अंदर एक छोटा सा गांव है, मुझे हमेशा वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ के लोग भी बहुत ही अजीब हैं और थोड़ी सी अजीब ही बातें करते हैं। मुझे कई बार कई लोग वहाँ पर मिले हैं। उन्होंने उन लोगों को बचाया और मैं बस उस गांव से लोगों को बचाकर शहर तक लेके आया। वो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उनका स्वभाव बदला बदला सा है। इस बार दो लड़कों को ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले उसी गांव में जाना था। मैं अपने साथ मिस्टर टोरेंटो को लेकर गया था। मिस्टर टोरेंटो हमेशा मेरे साथ रहते और मेरी मदद करते। मैं अकेले यहाँ पर जाना पसंद नहीं करता था और ख़ास तौर पर उस गांव में। उन लोगों की भाषा भी थोड़ी सी अलग थी जो मिस्टर टोरेंटो बड़े ही आसानी से समझ लेते थे और वो मेरी मदद कर देते थे। लेकिन एक नुकसान की बात थी। मिस्टर टोरेंटो बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी थे। वो ज़्यादातर कुछ भी होने पर भागने का नाम ही लेते और मुझे भी वहाँ से भागने को ही कहते। वो हमेशा ऐसा करते लेकिन वो मेरी मदद हमेशा करते। जब मैं फंस जाता तो वो अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी मदद करते। लेकिन अगर किसी को बचाना हो तो वो मुश्किल को अपने गले में नहीं लेते बल्कि वहाँ से भाग लेते। लेकिन इस बार मैं उनको लेकर उसी गाँव की तरफ जा रहा था। मैं उस गांव तक जाता और उससे थोड़ा सा आगे जाता क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं थी और वहाँ पर बहुत ही भीषण नदियाँ थीं और बड़े बड़े पहाड़ थे। उससे आगे अगर कोई गुम हो जाए तो उसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। हम धीरे धीरे चलते हुए उस गांव की तरफ जा रहे थे। हमें उन दो लड़कों के बारे में पता करना था। हमें उन लोगों से पूछना था कि क्या उन्होंने उन लोगों को देखा था। लगभग 2 घंटे का सफ़र करना पड़ा और उसके बाद हम उस गांव में पहुंच ही गए। यहाँ गांव तक पहुंचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इससे आगे जाने के लिए हमें चलना पड़ता है। आगे पेड़ ही इतने घने होते हैं और वहाँ पर झाड़ियाँ भी बिछी हुई होती हैं जिससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती और आगे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ सकती। तो हमें उससे आगे चलकर जाना पड़ता है। हम गांव में पहुंच गए थे और मिस्टर टोरेंटो ने उनसे पूछना चाहा कि क्या उन्होंने दो लड़कों को देखा है। तब उस गांव में लोगों ने हमें जो बताया वो थोड़ा सा अजीब था। वो बार बार कह रहे थे कि वो दो लड़के उस ऊंचे पहाड़ की तरफ गए हैं। उन्होंने कुछ खास न्यूज़ देखी थी जिससे वो खिंचे हुए यहाँ पर आए हैं। मैं शुरू से लोगों को बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ें होती हैं और हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई बच पाता है और कोई नहीं बच पाता।
ये दो लड़के भी इंटरनेट पर इस जगह की कई कहानियां सुनकर यहाँ पर आए होंगे और उस गांव वालों ने भी यही बताया कि वो लोग आगे की तरफ गए हैं। वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ गए हैं जहाँ पर जाना मना है। मैं भी कभी उस तरफ नहीं जाता और उस गांव वालों से भी जब भी पूछने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर क्या है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। वो मुझे उस तरफ जाने वाले किसी के बारे में नहीं बताते। पहली बार उन्होंने ये बताया कि दो लड़के उस पहाड़ी की तरफ गए हैं और वो अब तक वापस नहीं आए हैं। वो यहाँ पर तो आने चाहिए। वो गांव वाले यही कहते हैं कि पहाड़ी की तरफ जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अब मिस्टर टोरेटो ये कह रहे थे कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन मेरा काम है उन लोगों को बचाना। मुझे उनका पीछा करना होगा। वो जहाँ भी गए हैं वहाँ देखना तो होगा उनके साथ हुआ क्या है। क्या यहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति उनका पीछा कर रही होगी या उनको कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा। मुझे आगे तक जाना ही होगा। वैसे भी मेरे पास हर तरह के हथियार हैं। भेड़िया मानव हो या बड़ा सा भेड़िया या कोई प्रेत, मैं उनका सामना कर सकता हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ऐसा ही तो करता आया हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता। आज मैंने हिम्मत भी जुटा ही ली। मुझे उस पहाड़ी की तरफ जाना ही होगा। आखिर जिंदगी में एक बार मुझे पता लगाना ही होगा कि वहां पर है क्या। मिस्टर टोरेटो की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैं उनको साथ ले जाना ही चाहता था। जिंदगी में एक बार पता तो चले वहां पर कैसी चीज है। क्या वहां पर कोई नया शैतान है या वहां पर कोई ऐसा प्रेत है जिसका सामना बेहद ही मुश्किल है। हम अब आगे को बढ़ रहे थे और वो गांव वाले हमें रोक रहे थे। हमें रुकना नहीं था, हम आगे बढ़ते गए। आगे का रास्ता मैं पहली बार देख रहा था। इस तरफ मैं कभी नहीं आया था और ये पेड़ बहुत ही ऊंचे थे। इनसे नीचे छनी हुई रोशनी आ रही थी और नीचे तक रोशनी काफ़ी कमज़ोर थी। ऊपर तो बेहद गर्मी थी, लेकिन नीचे ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम पसीने में तरबतर होते जा रहे थे। लेकिन आगे जैसे ही दलदल शुरू हुई, हमारा चलना बेहद मुश्किल होने लगा। लेकिन हमने एक पेड़ पर एक कपड़ा टंगा हुआ देखा। मैंने उस कपड़े की पहचान कर ली थी। ऐसे ही रंग का कपड़ा उस एक लड़के ने पहना हुआ था जिसके बारे में मुझे पूरी डिटेल दी गई थी। मैं पहचान गया था, ये शायद निशानी होगी कि वो किस तरफ जा रहे हैं। शायद वो भी डरते होंगे कि वो आगे फंस गए तो कोई ना कोई बचाने के लिए आना तो चाहिए। मैं इसीलिए अब आगे को बढ़ना शुरू हो गया था। मुझे पता था किस तरफ जाना है और अब बिल्कुल सही रास्ता आता जा रहा था। उस दलदल पर कई निशान थे, जगह जगह पर कपड़े छोड़े हुए थे और मैं उन कपड़ों को देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे थोड़ी सी हलचल होने लगी। मुझे 2 भेड़िए दिखे जो बिल्कुल काले रंग के थे। उनका आकार 5 फुट से ज़्यादा होगा और वो एक इंसान को बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन ये बड़े भेड़िए इंसानों को मारते नहीं बल्कि बहकाते हैं। यहाँ पर ऐसी ही अजीब सी चीज़ें तो होती हैं। ये भेड़िए लोगों को बहकाकर गलत तरफ ले जाते हैं। वो पहले तो उनको डराते हैं और उनको काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये किसी को काटते या मारते नहीं। मुझे इनकी पहचान है। मैं पेड़ से छलांग लगाकर आगे की तरफ गया और उन भेड़ियों ने जैसे मुझे पहचान लिया। वो हमेशा लोगों को डराकर भगा देते हैं, लेकिन मुझे देखते ही वो भागना शुरू हो गए। मैं भी उनके पीछे भाग रहा था क्योंकि मुझे डर था ये भेड़िए उन लड़कों को कहीं और ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये तो किसी को नहीं मारते, लेकिन आगे ऐसे ही शैतानी ताकतें हैं जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। मैं उन भेड़ियों का पीछा करता रहा, लेकिन उनकी रफ्तार शायद मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो जैसे आँखों से ओझल हो गए। मैं अब उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैं किसी निशानी को किसी पेड़ पर देखना चाहता था। इससे मुझे पता लगता कि मुझे किस तरफ जाना है, लेकिन आगे जाकर मुझे कोई निशानी मिल नहीं रही थी और मैं अब थोड़ा सा घबराने लगा था। अगर यहाँ पर हम गलत तरफ मुड़ जाएं तो वापस आने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता है और एक रात इस जंगल में बितानी बेहद ही मुश्किल होती है।
यहाँ पर रात को ऐसे ऐसे जीव निकलते हैं जो दुनिया ने आज तक नहीं देखे होते। हमेशा यहाँ की खबरें न्यूज़ में छाई रहती हैं, लेकिन लोग इन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ऐसे प्रेत सच में होते हैं, लेकिन कोई देखेगा तभी यकीन करेगा। मैं यहाँ पर कई लोगों को बचा चुका था। जो भी बचकर आते हैं वो यही बताते हैं कि अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं, लेकिन जो नहीं बच पाते वो कहाँ जाते हैं। हजारों लोगों की संख्या होगी, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। हड्डियों का ढांचा मिल जाए या शरीर का कोई हिस्सा तो मिल जाए जिससे पता लग पाए कि उनको कौन मारता है। ये प्रेत किसी को मारते तो होंगे, लेकिन उनकी लाश हमेशा मिलती है। लेकिन कुछ लोग जो इस पहाड़ी की तरफ शायद जाते ही होंगे, वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। उनके शरीर का कोई हिस्सा भी तो नहीं मिलता। हम भी उसी तरफ जा रहे थे और मुझे भी अब थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई थी। ये पहाड़ी की चढ़ाई थी। हम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए थे जिस पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाता। हर किसी को कहा जाता है कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मेरी चाल मध्यम सी थी, हिम्मत कमजोर हो रही थी और धीरे धीरे कदम आगे को बढ़ रहे थे। शायद मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही था। हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर पेड़ बेहद ही बड़े बड़े थे। इतने बड़े पेड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखे। यहाँ पर इन पेड़ों का आकार इतना बड़ा कैसे हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आगे हमें कुछ परछाइयाँ नजर आना शुरू हो गई। ये काली काली परछाइयाँ थी जो पेड़ों पर बन रही थी। मुझे पता था इन परछाइयों से कैसे बचा जा सकता है। रोशनी में ये परछाइयाँ किसी का नुकसान नहीं कर सकती और मैं ढेर सारी टॉर्च लेकर आया था। यहाँ पर मैंने टॉर्च जला दी थी और इससे रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो परछाइयाँ खुद भागने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर बाद ही वो परछाइयाँ नजर आना बंद हो गई। मैं ऐसी हर चीज़ का सामना कर सकता हूँ, मुझे ये पता है। किसी और के लिए ये एक रोमांचक सफ़र होगा, लेकिन मुझे इसकी आदत है। ऐसी चीज़ों का सामना करना मेरा रोज़ का काम है। यहाँ पर ऐसा सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता और जंगलों में ऐसा क्यों नहीं होता, या यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है। अब मैं इस पहाड़ पर चढ़ रहा यही सोच रहा था। यहाँ पर भेड़िया मानव है, बड़े बड़े भेड़िए हैं, भूत प्रेत परछाइयाँ, हर तरह की चीज़ यहाँ पर है। लेकिन क्यों, कहाँ से आते हैं ये? यहाँ पर ये कैसे बस गए? क्या कोई शक्ति है जो इन्हें यहाँ पर लाती है? वो शक्ति कौन सी हो सकती है? अब मैं थोड़ा सा घबराने लगा था। क्या यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति है जिसका सामना शायद मुझे आज करना होगा? मैं ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था और मिस्टर टोरेटो अब भी घबराती जा रहे थे। वो ऊपर चढ़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी जोर ज़बरदस्ती से वो बच नहीं सकते थे। अब बारिश आ गई थी और मध्यम मध्यम सी बूंदें ऊपर से टपकने लगी थी। यहाँ पर हमारा ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऊपर काफ़ी पत्थर थे जो ज़्यादा चिकने नहीं थे, इसीलिए उस पर चढ़ना ज़्यादा आसान था। अब हम पहाड़ी के ऊपर लगभग पहुंचने ही वाले थे और यहाँ पर बादल जैसे नीचे को आ चुके थे। हमें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे चारों तरफ धुंध ही धुंध हो। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध है या बादल नीचे पहुंच आए हैं? हम काफ़ी घबराने लगे थे। यहाँ पर बादलों की गर्जन बहुत ज़्यादा थी और जैसे छोटी सी बिजली भी इतनी ज़ोर से कड़कती कि हमारे कान फटने को आ जाते। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी आवाज़ जो चारों तरफ गूंज रही थी वो हमें ज़्यादा डरा रही थी। ये एक बड़ी सी गर्जन थी जैसे किसी जानवर की हो, लेकिन इतनी बड़ी गर्जन किसी जानवर की हो नहीं सकती। जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ हिल रहा हो, जैसे कोई बड़ा सा विस्फोट हो रहा हो। लेकिन इतनी गर्जन भरी आवाज़ कहाँ से आ सकती है? क्या किसी पहाड़ से या किसी जीव से? इतना बड़ा कोई जीव हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए हम आगे को अब ध्यान से बढ़ रहे थे। मैंने अपनी शॉटगन बाहर निकाल ली थी। मुझे डर था आज किसी बड़ी चीज़ का सामना ना करना पड़ जाए।
हम अब आगे की तरफ देख रहे थे तो बहुत ही भयंकर नज़ारे दिखने शुरू हो गए। आगे हमें इंसानों के कंकाल दिखे। वो जैसे पेड़ों के पास बैठे हुए थे। वो बैठी स्थिति में थे जैसे उनकी जान निकल गई हो। कुछ तो पूरे कंकाल थे, जबकि कुछ के शरीर पर मांस था जो सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर कर मरे हों। वो बैठे ही इस स्थिति में थे। वहां पर ढेरों कंकाल थे और हम आगे बढ़ते जा रहे थे उन कंकालों पर पैर रखते हुए। मैं जान गया था लोग कहां पर आकर खत्म होते हैं। यहाँ पर वो लोग जो कभी ढूंढे नहीं जा पाए, वो यहाँ पर आकर मरे हैं। लेकिन उनको मार कौन रहा है? मुझे अब डर लगने लगा था। यहाँ पर इतने कंकाल थे कि हम शायद ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। मैं डरा हुआ, जबकि टोरेटो तो वहीं से पीछे को मुड़ गए। वो कहने लगे कि मुझे नहीं जानना कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे वापस जाना है। लेकिन मैं टोरेटो को छोड़कर आगे की तरफ निकल पड़ा। मैं जानता था टोरेटो को अपनी जान की पड़ी है, लेकिन मुझे इस सच्चाई को पता करना है। यहाँ पर लोग आकर कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका जवाब तो मुझे मिल गया था, लेकिन इसका जवाब मुझे चाहिए था आखिर वो मर कैसे रहे हैं? कौन सी शक्ति है जो उन्हें ऐसे मार रही है? मैं लगभग पहाड़ी के ऊपर पहुंच ही गया था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध थी कि आसपास देखा नहीं जा रहा था और मैं अब आगे धुंध में बढ़ता जा रहा था। दूर तक तो क्या, मुझे तो पास की चीज़ें तक नज़र नहीं आ रही थी। ये जैसे धुंध की दीवार हो जिसे मैं चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो धुंध छटी, मैं उस पहाड़ी के शिखर पर था। वहाँ आगे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था और मैंने देखा नीचे एक गांव बसा हुआ है। वहाँ पर कई घर बने हुए थे जिनके आकार काफ़ी अजीब थे। पत्थरों के घर, कोई ईंटों के घर, कहीं पर लकड़ी के घर। ये जैसे छोटा सा गांव था, लेकिन बहुत ही अलग आकार का। मैं छिपता छिपाता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। मुझे इस गांव को देखना था, लेकिन मैं जैसे ही उसके पास जाने लगा तो मैंने देखा ये गांव छोटा नहीं है। यहाँ नीचे का जितना हिस्सा है वहाँ पर छोटे छोटे मकान नजर आ रहे थे। उससे नीचे भी छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे थे, शायद वो भी मकान ही हों। यहाँ पर ये छोटा गांव नहीं, एक बड़ा शहर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रहता कौन है, इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है? यहाँ पर तो ये माना जाता है इस पहाड़ी के पीछे समंदर शुरू होता है, लेकिन इस पहाड़ी के पीछे तो एक जंगल है, एक शहर है। इस शहर में कौन रहता है? मैं छिपता छिपाता आगे की तरफ बढ़ने लगा और वो घर अब बिल्कुल मेरे सामने थे। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया क्योंकि मुझे आगे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने छिपकर देखा कि आगे कई सारी परछाइयाँ हिल रही थी। वो एक जगह पर खड़ी थी और वहाँ पास ही एक आग जल रही थी। वहाँ पर मैंने भेड़िया मानव देखे, वहाँ पर मैंने पिशाचों को देखा। ये तो पूरा का पूरा इलाका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये इलाका कुछ अलग ही हो, लेकिन मैं जैसे ही आसमान की तरफ देखने लगा तो मुझे वहाँ पर दो दो सूरज नजर आए। दो दो सूरज? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे आकाश में सिर्फ एक ही सूरज है और यहाँ पर दो सूरज जगमगा रहे थे। क्या मैं धरती पर ही हूँ? इस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। वो सफ़ेद चादर, धुंध की चादर जिसे मैं पार करके आया था, क्या वो सच में धुंध ही थी या वो दूसरी दुनिया का कोई दरवाज़ा जो धुंध के कारण बंद हो? यहाँ पर आसमान भी बहुत अजीब नजर आ रहा था। दो दो सूरज थे, लेकिन पास में ही ग्रह भी नजर आ रहे थे जो काफ़ी बड़े थे। मैंने ऐसे कभी नहीं देखे। मैं तो हमेशा ही ऐसी तस्वीरें देखता हूँ और वो भी फैंटेसी वाली होती हैं, सच्चाई नहीं होती। लेकिन सच्चाई को अपनी आंखों से देखना कैसा होता है, आज मैं महसूस कर रहा था। मुझे अब डर भी लग रहा था। मुझे इस बात का डर था कि यहाँ पर कोई मुझे देख ना ले, कहीं मेरी भी वही हालत ना हो जाए जैसी उन कंकालों की हो चुकी है।
यानी कि उन इंसानों की जो यहाँ तक पहुंच आए। मैं आगे की तरफ देख ही रहा था तो मैंने देखा पीछे एक भेड़िया मानव मुझे घूर रहा था। मेरी जैसे सांस ही सूख गई। मैं डर गया था। अगर वो चिल्लाता या किसी और को बताता तो इस दुनिया से शायद ही मैं बच पाता। मैं भी मरने वाला हूँ, ये ख्याल मुझे अंदर तक आने लगे। इतनी बड़ी सभ्यता से मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने एक भी गोली नहीं चलाई और गन को नीचे रख दिया। मैं सरेंडर कर चुका था। मुझे जिंदा रहना था। वो भेड़िया मानव मेरे पास आया और मुझे आसपास से सूंघने लगा। उसके बाद वो आगे की तरफ चलने लगा। उसने कोई आवाज नहीं की और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आगे की तरफ उन घरों की तरफ बढ़ने लगा और मैं भी उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि वो बार बार मुझे पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा था, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैं उसके पास गया और वहां पर कई सारे भेड़िए मानव थे जो मुझे घूर रहे थे। इसी के साथ वहां पर कई परछाइयां थी। वो आधी नजर आ रही थी। मैंने कभी आधी नजर आती परछाइयां नहीं देखी। वो जैसे 3D मॉडल था जो बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने उस जंगल में और हमारे घरों के पास परछाइयां दीवारों पर देखी हैं। वो काली काली परछाइयां प्रेतों की होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो परछाइयां 3D रूप में थी, यानी बिल्कुल धुंधली सी आंखों के सामने। मैं उस भेड़िया मानव के पास आगे की तरफ बढ़ता रहा और वहां पर मुझे कई ऐसे प्रेत मिले, कई ऐसी चीजें मिली और किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा था। मैं डरा हुआ था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। मैं बस किसी तरह से यहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं डरा हुआ कर क्या सकता था। उसके बाद मुझे आगे एक पिशाच मिला। वो जैसे मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन आसपास की भीड़ जैसे उसे रोक रही थी। वो मुझ पर हमला नहीं करने देना चाहते थे। ये सोचकर मैं थोड़ा सा ज्यादा घबरा रहा था, यहाँ चल क्या रहा है। उसके बाद मैं हैरान हुआ, वहां पर खड़ा था जैसे मेरे मन के कई सवाल सामने आने को बेताब हूं और वो भी समझ गए थे मेरे मन में क्या सवाल हैं। उसमें से एक पिशाच ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। वो इंसानों जैसे ही होते हैं, बिल्कुल इंसानों जैसे कोई सूट बूट में इंसान हो। वो मेरे साथ चला, एक तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ उनकी आंखें लाल होती हैं और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं। वो बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन आज वो जैसे सभ्य इंसानों की तरह मेरे साथ आगे को बढ़ता जा रहा था। वो मुझे कई चीजें बता रहा था। मैंने उससे बात करना शुरू किया, आखिर ये जगह कौन सी है? तो उसने बताया कि ये और आयाम है। इस आयाम में हम रहते हैं। हम यानी कि प्रेत, भूत, पिशाच और ऐसी ही शक्तियां। तुम दूसरी दुनिया से आए हो। पता नहीं तुमने वो सफेद चादर कैसे पार कर ली। ना तो हम आसानी से उसे पार कर सकते हैं, ना ही तुम आसानी से उसे पार कर सकते हो। तुम पता नहीं कैसे उसे पार कर पाए, लेकिन तुम इस दुनिया में पहुंच आए हो। शायद तुम वापस ना जा पाओ। मैंने उससे पूछा कि ये जगह और मेरी जगह में फर्क क्या है। तो वो कहने लगा कि ये हमारी दुनिया है, वो तुम्हारी दुनिया। जैसे तुम खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच आए, हमारे भी लोग खोजते खोजते वहाँ तक आ जाते हैं। तुम उन्हें प्रेत समझकर उनसे डरते हो, उसी तरह से आज तुम्हें भी देखकर लोग हैरान हैं। ये हमारी दुनिया है, वो तुम्हारी है। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये जगह आसान नहीं है। तुम्हें हमसे खतरा नहीं, बल्कि उससे खतरा है। उस पिशाच ने नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी जबान थर थर कांप रही थी। आखिर वो किसकी बात कर रहा था? आखिर कौन है जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है और वो नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं? क्या वो इनकी तरह सभ्य है? मैंने ये सवाल उससे भी किया और उसने कहा कि सफेद चादर को पार करना आसान नहीं होता, उस धुंध को पार करना आसान नहीं होता। तुमने कैसे कर लिया? तो मैंने कहा, सफेद चादर में आगे को बढ़ता गया और कोई नहीं दिखा। वहां पर लाशें थी, वहां पर हड्डियों के कंकाल थे, लेकिन और कोई नहीं। आखिर कौन था जो उसे पार नहीं करने देता था? उसने कहा कि वहां पर क्रैकन होता है। तुम भी उसकी बातें करते हो।
तुम भूत प्रेत से तो डरते हो, लेकिन क्रैकन को एक किंवदंती ही समझते हो, क्योंकि वो किसी को आज नजर नहीं आता। वही है जो इस दुनिया और उस दुनिया को बांधे रखता है, लेकिन किसी को इधर या उधर जाने नहीं देता। बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों में से कोई इधर आ पाता है और कोई उधर आ पाता है। जो उधर जा पाता है उससे तुम डरते हो और तुम्हारी पूरी सभ्यता ही बेचैन हो जाती है, लेकिन बाद में वो कभी भी नजर नहीं आते। वो शायद खत्म हो जाते हैं या वापस आते आते खत्म हो जाते हैं। इस दीवार को पार करना आसान नहीं होता। मुझे जैसे हर सवाल का जवाब मिल गया था। क्या इसी तरह से भूत प्रेत या पिशाच हमारी दुनिया में आते हैं और ये सफेद चादर है क्या? तो उसने बताना शुरू किया, क्या तुम्हें पता है बर्म्यूडा ट्रायंगल में क्यों जहाज गायब हो जाते हैं? वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। शायद क्रैकन को वो हरा पाते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। तुम्हारी दुनिया में वो वापस नहीं जा पाते, कोई नहीं जा पाता। इसी तरह तुम्हारी दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां पर भी गहरी धुंध होती है और वहां बड़ी एनर्जी होती है। वहां पर एक रास्ता बनता है जहां से दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। दोनों तरफ जाया जा सकता है, लेकिन क्रैकन को हराया नहीं जा सकता, ना ही मारा जा सकता है। वो हमेशा से एक ही है। उसके बाद मैंने उनसे विदा लेनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। हमारा खान पान अलग है। तुम किसी और चीज़ों पर जिंदा रहती हो और यहाँ पर शायद मैं कम ही समय निकाल पाऊँ। मुझे वापस जाना होगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा दम भी घुट रहा था। यहाँ पर हवा भी ज़्यादा घनी थी और जैसे मेरी छाती फटने को आ रही थी। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना था। मैं वहीं पर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन वो सब मुझे रोक रहे थे। वो कह रहे थे तुम पार नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जितनी जिंदगी है उसे जियो, वापस जाने की कोशिश मत करो, पहुँच नहीं पाओगे। उसके बाद मैंने उनसे विदा ली। मुझे वापस आना ही होगा। मैं उसी धुंध की चादर में दोबारा घुस गया। अब मैं उसे पहले की तरह पार करना चाहता था। मैं सोच रहा था कुछ हड्डियों के कंकाल मिलेंगे, उसको पार करके मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा और दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। और मैं आगे की तरफ धुंध में पड़ता जा रहा था। उसके बाद वहां एक गर्जन होनी शुरू हुई। ये वैसी ही आवाज थी जिसे मैं कब से बिजली की कड़कने की आवाज समझ रहा था, लेकिन अब मुझे दिख रहा था यहाँ पर एक बड़ा विशाल सा जीव था जो ओस की बूंदें जो उड़ रही थी, जिसे मैं धुंध समझ रहा था, उसमें तैर रहा था। उसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा था मैं बता नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वो एक सूरज को निगल सकता है, यानी वो जैसे ही सामने आए वो एक ग्रह को खा सकता है। उसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा था। मैं छिपता छिपाता आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे बचना चाहता था, क्योंकि शायद उसे पता नहीं लगा होगा कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अब याद आ रही थी कि उसका सामना करना कितना मुश्किल है। मैं आगे की तरफ बढ़ता गया। मुझे उस पहाड़ी से नीचे उतरना था, लेकिन आगे कंकाल तो आए, पहाड़ी का अंत नहीं हुआ। वो धुंध खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 6 घंटे तक मैं भागता और छिपता रहा। सामने का रास्ता खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जैसे धुंध की चादर में खोसा गया था। अब उस बड़े से क्रैकन की बड़ी बड़ी बाहें जैसे मुझे पकड़ना चाहती थी। जैसे ही वो मेरे पास हाथ लेकर आता तो मुझे उसकी उंगली का छोटा सा नाखून भी एक बड़ी बिल्डिंग जैसा नजर आता। वो जैसे ही मुझ पर हमला करने की कोशिश करता, पास का एक पहाड़ का टुकड़ा जैसे टूट सा जाता। इतना बड़ा विशाल आकार शायद सही से निशाना नहीं लगा पा रहा था। इतना विशाल होने के कारण वो सही से मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। यही मेरे लिए फायदेमंद था। मैं बचता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता रहा और अब भूख के कारण मेरा बुरा हाल था। लगभग 2 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। मैं उससे भागता रहा और छिपता रहा। उसका बड़ा आकार हर जगह होता,
वो जैसे मुझे पकड़ने ही वाला होता तो मैं कभी किसी पेड़ के पीछे से निकल जाता तो कभी कहीं से। मैं बस उसके छूने से बचना चाहता था। मुझे नहीं पता कि वो मुझे दबाकर मारता या डराकर, लेकिन कोई भी कंकाल दबकर नहीं मरा था। वो बिल्कुल सही सलामत थे। वो शायद डरकर मरे थे। यही कारण था कि मैं उस क्रैकन की आंखों में देख नहीं रहा था, ना ही उसके छूने से मैं दूर जाना चाहता था। मैं बस उसके पास से ही इस धुंध को पार करना चाहता था। 2 दिनों बाद ऐसा हुआ। धुंध छटी और मैं आगे निकला। ये उस पहाड़ का शिखर नहीं था, ये हमारे शहर का बिल्कुल बीच का हिस्सा था। वहां पर कई गाड़ियां चल रही थी, वहां पर ट्रेन चल रही थी। मैं उस धुंध से जैसे ही बाहर निकला, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो मुझे उस क्रैकन की आंख नजर आई। बेहद विशाल आंख और धुंध जैसे गायब सी हो गई। वहां बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में खड़ा था और वहां पर कई गाड़ियों की ब्रेक लग गई। वो मुझको गालियां दे रहे थे कि मैं सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा हूं, लेकिन आगे की गाड़ियां जिन्होंने ब्रेक मारी थी वो मुझसे सवाल कर रहे थे, तुम सड़क के बीचों बीच आ कैसे गए? दूर दूर तक तो कोई नहीं था, तुम तो जैसे हवा से प्रकट हो गए, कैसे किया तुमने? उनके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। मुझे भी नहीं पता मैं इस तरह से शहर के बीचों बीच कैसे आ गया। उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं सीधा ही एक होटल के पास गया। मेरी जेब में जितने कॉइन थे मैंने उसके कुछ बर्गर लिए और सभी खा लिए। मेरी भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा शरीर काला सा हो गया था। मैं बहुत ही अजीब सा नजर आ रहा था और अगले कई दिन लगे मुझे साधारण होने में। मैं जैसे झड़ सा रहा था, मेरे बाल भी झड़ से रहे थे। ये नतीजा था शायद उस दुनिया में जाने का। इसके बाद मैंने सबको इस बात के बारे में बताना चाहा। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, कोई करता ही नहीं। दूसरी दुनिया भी है और हम वहां पर जा भी सकते हैं, इस पर कोई यकीन करता ही नहीं। मैं तो उनको ये कहता रहा कि भूत प्रेत और दूसरी दुनिया की एक सभ्यता भी है, और वो सब मुझ पर हंसते रहे। कोई मुझ पर यकीन करता क्यों नहीं? मैं वहां से शायद वापस आने वाला इकलौता इंसान हूं, या शायद और भी आते हैं और वो कोशिश करते हैं, कोई समझ नहीं पाता। मेरी बात पर जब किसी ने यकीन नहीं किया, इसीलिए मैंने इस किताब को खुद लिखा है। इसमें मैंने दूसरी दुनिया की हर घटना बताई है। मैं इतनी ही तो पता कर पाया, और समय मैं वहां पर रहता तो ज्यादा पता कर पाता। अब मैं ढूंढ रहा हूं दूसरी दुनिया के प्रेत या उन पिशाचों को। हमारी दुनिया में कोई कोई तो आता है, मैं उससे वहां की सच्चाई जान सकता हूं। आज भी मैं इसे ढूंढ रहा हूं। मैंने अपना काम छोड़ दिया है। फॉरेस्ट रेंजर बनकर मैं पूरी सच्चाई नहीं जान सकता, लेकिन एक दिन मैं पूरी सच्चाई जान ही लूंगा। मैं उस क्रैकन की सच्चाई भी जानना चाहता हूं। क्या यहाँ पर 2 ही दुनियाएं हैं, या और भी दुनिया है जहां पर और चीजें भी हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच में दूसरी दुनिया होती है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, मैं सच जानना चाहता हूं।